शोहन कुमार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है रूस यूक्रेन युद्ध भाग 2। पिछले 13 दिनों से जो इस दुनिया का चित्र देखने में आ रहा है वह कई बातों को सोचने के लिए विवश कर रहा है। एक तो यूक्रेन जिसके ऊपर में रूस आक्रमण कर रहा है, उस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है जिसके पास 1991 में परमाणु संपन्न देश था और उसने अपने परमाणु बमों का जो विनाश किया वह जिस समझौते के अंतर्गत किया उसे बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है वहीं पे ये समझौता हुआ था। और उसमें अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, रूस भी थे, जिसमें यूक्रेन को ये आश्वस्त किया गया कि आप अपने परमाणु हथियार छोड़ दीजिए और आपको कोई भी एक तो आक्रमण करेगा नहीं, और कोई भी देश यदि आक्रमण करता है आपके ऊपर में तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो अभी जैसे कि बोल रहा है कि नहीं, नेटो का वो सदस्य नहीं है इसीलिए उसको मदद नहीं कर रहा है, या कई तरह के सारे देश अपने अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। यूक्रेन को मदद नहीं करने का सभी देश अपने अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस विषय को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जो बुडापेस्ट में जो समझौता हुआ था, तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और रूस को क्यों नहीं ये बात समझाया जा रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस तरह के समझौता का कोई महत्व नहीं रहा तो फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते रहते हैं तो फिर इसका क्या कुछ मतलब कि महत्व क्या रहेगा? और दूसरी बात कि जो देश आक्रमण नहीं करने का और रक्षा करने का वचन दिया उसी ने आक्रमण कर दिया, और वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का विरोध किया। और वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो सर्वोच्च मंच है, जो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च यूनाइटेड नेशन का संस्था है, सुरक्षा परिषद है, उसका वीटो पावर रखने वाले अस्थायी सदस्य हैं ये। तो इनको भी समझाएगा कौन? चलिए, समझाएगा कौन नहीं, लेकिन मतलब इसकी चर्चा भी नहीं कोई कर रहा है। मैं जो देखता हूं कि इसकी चर्चा, भैया जब ये समझौता हुआ था तो कम से कम उसकी कदर तो करो, उसका लिहाज तो रखो। नहीं तो बताइए कि कोई अपना परमाणु हथियार छोड़ देगा क्या? विश्वास पे छोड़ दिया, और इसीलिए उसने भारत का भी विरोध किया था। आज उसको लग रहा होगा कि मतलब कि किस पे विश्वास करें, और उसे नहीं लग रहा है। सारी दुनिया को ये बात समझना चाहिए कि किसी पे विश्वास, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ कुछ हुआ उससे कुछ नहीं है, दो पैसे का चीज़ है। कभी भी कोई उससे अलग हो जाएगा, नहीं मानेगा। ये पिछले 13 दिनों का जो माहौल है, और आगे क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा, यह युद्ध कब बंद होगा? मुझे तो लगता है कि ये युद्ध या तो जेलेंस्की साहब की हत्या हो जाए तो बंद हो जाए,
या नहीं तो यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर रूस ने उसे हासिल कर भी लिया तो वहाँ की ज़मीन को हासिल कर लेगा। बाकी वहाँ के जो लोग हैं, तो वहाँ के लोग तो 15 से 20 लाख लोग तो देश छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सिर्फ महिला और बच्चे अभी बाहर चले गए, और जो पुरुष हैं 18 से 60 वर्ष के, उनको देश से बाहर भी नहीं जाने दिया गया, या वो नहीं गए, देश को इस दिशा में छोड़कर नहीं गए। कई महिलाएं भी नहीं गई, कई महिलाएं भी युद्ध के मैदान में है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लेकिन उन लाखों महिलाओं के विषय में सोचिए जो यूक्रेन से घर द्वार छोड़ के भाग गए हैं और जिनके पति युद्ध के मैदान में हैं। वो तो नागरिक हैं, कोई सैनिक तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं देश के लिए, सीमा के लिए। तो यदि इसका विनाश हो जाए और रूस को ये जगह मिल भी जाए, तो एक तो रूस कभी भी यूक्रेन वासियों के दिल पे शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो आने वाली कई पीढ़ियां रूस के इस आक्रमण को दिल से माफ नहीं करेगा। और समय बदलता है, कब किसका समय आ जाता है, कब कौन आगे बढ़ जाता है, कब कौन पीछे चला जाता है, कौन जानता है। दूसरा जो एक विषय है कि ये युद्ध क्या विश्व युद्ध का रूप ले सकता है या फिर परमाणु युद्ध हो सकता है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इस दुनिया में परमाणु युद्ध कभी होगा नहीं। परमाणु अस्त्र तो सिर्फ अपना एक डराने के लिए लोग बना के रखे हैं। अच्छा, और उसमें देखिए जो रूस है, अमेरिका है, ये तो अपना परमाणु हथियार बनाने में बिल्कुल मतलब अग्रणी है। 6000 5000 के आसपास इन लोगों के पास में हथियार है। और चीन को देख लीजिए, चीन के पास में परमाणु हथियार है, लेकिन वो उस दौर में नहीं है कि 4000 हो जाए कि 5000 हो जाए। उसके पास 350 400 के आसपास में परमाणु हथियार है। लेकिन अमेरिका ने जो परमाणु हथियार का उपयोग किया, 2 लाख लोगों को मारा। चीन ने जो कोरोना छोड़ा, 80 लाख लोगों को मार दिया। परमाणु युद्ध नहीं होगा। परमाणु युद्ध इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि परमाणु युद्ध यदि हो गया तो मालूम है कि सामने वाला भी जाएगा और मैं भी जाने वाला हूं। तो इस तरह का तो बेवकूफ़ी नहीं करेगा लोग, और ऐसा बोल नहीं सकते, कर भी सकता है, क्योंकि इस आत्महत्या भी तो लोग करता ही है। आत्महत्या भी तो होती ही है, लोग कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो परमाणु युद्ध तो जो आत्महत्या करने टाइप का जो निरंकुश और ऐसा होगा, वही इसका उपयोग करेगा। और एक बार उपयोग हो गया तो फिर तो ये रुकेगा नहीं और पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं तो सोचता हूं कि नहीं है, क्योंकि इतने पागल लोग तो नहीं हैं। और अभी रूस के अगेंस्ट में लोग क्यों नहीं जा रहा? ये परमाणु हथियार का ये दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, हम परमाणु हथियार चला देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ
इसे मैं सिर्फ धमकी ही मानता हूँ। और देखिए, रूस ने जब परमाणु हथियार का ऐलान किया कि हम चलाएंगे, और क्या उसको हाई अलर्ट पे रख दिया, उसके अगेंस्ट में अमेरिका भी है। अमेरिका उस पर कोई प्रतिक्रिया दिया, उसने भी अपने परमाणु बमों को ऐसा हाई अलर्ट किया? क्या कुछ नहीं किया। अमेरिका एक परिपक्व देश है, उसे पता है कि ये चलाने वाला नहीं है, और वो भी अब नहीं चलाएगा। वो एक बार टेस्ट कर लिया जापान ने, और वैसे भी जिस देश में लोकतंत्र है, वह देश तो कभी भी परमाणु अस्त्र का उपयोग आने वाले समय में नहीं करेगा। इसका उपयोग तो कोई तानाशाह ही कर सकते हैं, और तानाशाह में भी जो थोड़ा सा पागल टाइप के होंगे, जो आत्महत्या करने जैसी बात जिसमें होगी, वही कर सकता है। लेकिन जैसे कि चीन ने एक वायरस निकाला और 80 लाख लोगों को मार दिया, और एकदम सौम्य चेहरा बनाए हुए है, ऐसा नहीं लगता है कि उसने कोई अपराध किया है, किसी ने उसको गाली नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? तो इस तरह के जो हथियार हैं, जो जैविक हथियार हैं, या जो ये जीवाणु वाले हथियार हैं, ये सब हथियार का उपयोग होगा, लेकिन परमाणु हथियार तो सबके ऐसे जमा ही रह जाएंगे। लेकिन बनाना जरूरी भी है, रखना जरूरी भी है, ताकि आप आंख दिखा सकें। जैसे यदि अभी यूक्रेन के पास होता, तो फिर रूस का ये मजाल नहीं था कि उसको तबाही का ये मंजर उसको नहीं देखना पड़ता। और अंत में थोड़ी सी भारत की चर्चा कर लेते हैं कि भारत, कल हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों राष्ट्रपति से, पुतिन से भी और जेलेंस्की साहब से भी, दोनों से बात की है। इसे मैं इस देश का एक गौरव मानता हूँ। जो मोदी की जो नीति है, और उन्होंने जिस तरह से अभी वहाँ पे जो लोग हैं उसको निकालने के लिए, जिस तरह से दोनों देश, यूक्रेन और रूस, दोनों जिस तरह से भारतीयों को निकालने के लिए सहयोग कर रहे हैं, वह एक अच्छे कूटनीति की निशानी है। और वहाँ जो छात्र फंसे थे या फंसे हैं अभी भी, मुझे उनके प्रति जितनी सहानुभूति है, उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा है कि हम लोग भारत में बैठ के समझ रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने वाली है। आप वहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और उनके माता पिता पर भी मुझे बहुत गुस्सा है, जो अभी पढ़ने के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं था। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन अब पढ़ने लिखने के लिए क्या जान दांव पे लगा दें। लेकिन चलिए, जो आ रहे हैं आ गए, भारतीय वहाँ पे सुरक्षित हैं और सुरक्षित ढंग से आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यह दुनिया जिस ओर जा रही है, और ये दुनिया की जो मानसिकता बन रही है, इसमें वही देश टिक पाएगा जो बिल्कुल आत्मनिर्भर है और अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम है। अन्यथा जो ये आताताई लोग हैं, जो तानाशाह लोग हैं, जो अप्रजातांत्रिक लोग हैं, वो कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं बिना किसी कारण के। वो अपने किसी लाभ के लिए आपका गला काट सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत एक
बहुत बड़ा प्रश्न है और शायद आगे के कुछ दिनों में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। आप लोगों का स्वागत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले विषय को लेकर के, या फिर इसी विषय में यदि कुछ मन में आएगा तो चर्चा करेंगे।